आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट ईवीएस का बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास को देख रहे थे 2 सवाल और आपको 30 में 30 चाहते हैं ईवीएस में, और साथ ही जेटेट परीक्षा में 150 में 120 लाना चाहते हैं। यूपी बिहार को पछाड़ के मेरी रणनीति को फॉलो करते हैं तो आपकी जीत पक्की है। और जो आपको बोला था कि आप जेटेट पास नहीं करेगा और आपसे जलने वाले के लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा, आपका होगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त तो अच्छी ला कर देगी जो चीज चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ईवीएस के क्लास है जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट छप जाएगा और क्लास में ही सब याद हो जाएगा। आपको याद नहीं होता है, आपको नींद लगता है, तो क्लास को अंतिम तक रखिएगा, आपको तमाम चीज क्लियर होगा। चलिए, आपके बीच पहला सवाल यहां पे देखिएगा। सवाल क्या है देखिएगा। सवाल कह रहा है आपके बीच में कि देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड में किनको पद्मश्री नवाजा गया था। जो चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है पद्मश्री, क्योंकि भारत रत्न पहला होता है, भारत रत्न के बाद पद्म भूषण, पद्म विभूषण और उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। ये चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, जो जिनका नाम है ऑप्शन सी में सिमोन उरांव। ये जल पुरुष भी कहते हैं इनको, जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ झारखंड। वाटरमैन ऑफ झारखंड कौन है? यही सिमोन उरांव जी हैं। अपने निजी खर्चे से बहुत सारे तालाबों के लिए, जल का संरक्षण, सभी पेड़ पौधों को निर्माण के लिए बहुत अच्छा काम किए सिमोन उरांव जी, इसलिए इनको पद्मश्री। तो वाटरमैन ऑफ झारखंड है। अब पूछ दे कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है प्यारे साथियों? तो राजेंद्र सिंह है। कौन है? राजेंद्र सिंह, याद रखिएगा। वाटरमैन ऑफ झारखंड सिमोन उरांव, पद्मश्री 2016। और वाटरमैन ऑफ झारखंड वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह है, ध्यान रखिएगा। इस सवाल का आंसर हो गया सी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या है ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है आपके बीच में कि खेत के फसल जो होते हैं वो किस कारण सूख जाते हैं। तो यूपी टेट में भी सवाल आया, आपके एग्जाम में भी छपेगा। तो ये होता है प्यारे साथियों, ऑप्शन ए में ही दिया है, अम्लीय वर्षा। जब वर्षा जल का पीएच मान आपका 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं। जो इमारतों को पीला कर देता है, इमारतों को क्या करता है? पीला कर देता है। साथ ही जलीय जंतु भी मरने लगते हैं। एक साथ ही आपको अम्लीय वर्षा से फसल नष्ट होगा, साथ ही जो आपका मकान है पीला पड़ जाएगा और जलीय जंतु मरने लगते हैं। प्यारे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? दूसरा का ए, अम्लीय वर्षा। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से हो जाए कम तो उसको वर्षा जल कहते हैं, अम्लीय वर्षा। प्यारे साथियों, आपको दिमाग में डाल देंगे, आपकी सभी सवाल क्लास में याद करवाना मेरा लक्ष्य है कि आपको जेटेट में 120 प्लस लाना। और आप चाहते हैं कि जेटेट में पास ही नहीं 120 प्लस लाना, तो इस वीडियो को अंतिम तक रहिएगा। आपको तमाम चीज क्लियर करेंगे जो आपके मन में सवाल है, जो मन में जो भी डाउट है, आपका मन का डाउट वो क्लियर होने वाला है, ध्यान रखिएगा। बस इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि किस प्रकार वर्षा होने कारण जलीय जीव जंतु मर जाते। किस प्रकार का वर्षा होता है तो जलीय जीव मर जाते हैं। अभी बता दें कि अम्लीय वर्षा, जब पीएच मान जो वर्षा जल का है 5.6 से कम हो जाए वर्षा जल का पीएच मान, तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ही सही हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या कहता है? कह रहे हैं यहां पे वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर जो नीचे जो है ग्राउंड वाटर का जो है पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है, उससे क्या बोलते हैं? वर्षा जल को नीचे ग्राउंड वाटर अच्छा बना क्या बोलते हैं? वर्षा जल संग्रहण। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, 4 का ए। चलिए 4 का ए हो गया। 5 नंबर देखिए अगला सवाल कह रहा है कि अम्लीय वर्षा या जल का पीएच मान कितना? अम्लीय वर्षा कब बोलेंगे कि वो अम्लीय वर्षा है? तो अभी बताएं आपको, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए
तो उससे क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट। आपको क्लास में सब रटवा देंगे, आपको डरना नहीं है, ध्यान रखिएगा, आप क्लास को बने रहिए, आपको सब चीज क्लियर होगा। 6 नंबर, अम्लीय वर्षा से क्या क्या हानि हो सकता है। जब अम्लीय वर्षा हो तो क्या क्या आपको लॉस होगा, तो जलीय जीव जंतु मर जाएंगे, बिल्कुल ये भी सच कर रहा है, फसल नष्ट हो जाते हैं। स्मारक जो है ताजमहल कुष्ठ इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं, पूछा जाएगा 1 नंबर का सवाल, इमारतों का कुष्ठ रोग, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा कि एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। क्या होता है, अम्लीय वर्षा को हम लोग इमारतों का कुष्ठ रोग, जब जल का वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो जाए तो इससे इतना चीज नुकसान होगा, और इमारतों का कुष्ठ रोग भी इसे कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा करेक्ट, ध्यान रखिएगा करेक्ट। चलिए हो गया 6 का, डी हो जाएगा करेक्ट, सभी प्रभाव पड़ने वाले हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। सवाल अपना अगला है, ध्यान दीजिएगा क्या है, कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है। तो देखिए दो तरह के जल का जो दो तरह से करते हैं, जल विटामिन का वर्गीकरण, विटामिन का वर्गीकरण जो है दो तरह से करते हैं, ध्यान दीजिए कौन कौन। एक है आपका जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, और एक करते हैं वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं। जल में घुलनशील, वसा में, जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी ऑप्शन कौन में है, ए तो वसा में है, ए होगा नहीं, ऑप्शन बी में है, बी और सी एक ही दिया, तो करेक्ट आंसर मार के टिक करके चल जाएंगे। जल विटामिन का वर्गीकरण दो तरह से, विटामिन बी और सी, और इधर आपका जल में, इधर वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो जल में घुलनशील कौन कौन है, दो गो है, बी और सी। तो बी और सी ये तो हो नहीं, ऑप्शन बी में विटामिन सी आपका करेक्ट हो गया। चलिए अगला सवाल, सवाल है एमपी टेट में पूछा हुआ सवाल है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है। सवाल है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है, के है नहीं, वसा में है, वसा में भी है, तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी दोनों जो है जल में घुलनशील है, दोनों विटामिन, ध्यान रखिएगा। तो 9 का सी हो गया करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन है कौन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन के भी होगा, डी, ई आपका ए, यानी कि उपरोक्त सभी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल आपके बीच में है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बोला कि द्वितीय उपभोक्ता में कौन आते हैं। तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे उत्पादक आते हैं, उत्पादक में आते हैं, उत्पादक जो हैं इसके ऊपर क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। और उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें कौन आते हैं, इसमें बकरी, गाय, हिरण ये सभी आते हैं, इसमें ये सभी शाकाहारी में आते हैं। जो आपका हरे पेड़ पौधों को डायरेक्ट खाते हैं, उपभोग करते हैं, उसमें गाय, बकरी, हिरण ये शाकाहारी प्राय होते हैं। अब इसको जो खा जाएंगे वो हो जाते हैं किसमें, वो हो जाते हैं आपको मांसाहारी में आते हैं। इसमें कौन आएगा, लोमड़ी आएगा, भेड़िया आएगा, ठीक है, इसमें आएगा, ठीक है, और ये आएगा द्वितीय उपभोक्ता में। और सबसे ऊपर कौन आता है, बाघ, बाघ किसमें आता है, तृतीय उपभोक्ता में आता है, ध्यान रखिएगा। बाघ किसमें आता है, तृतीय। हरे पेड़ पौधे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता जो हरे पेड़ पौधों को डायरेक्ट खाते हैं, गाय, बकरी, हिरण, लोमड़ी ये सेकंड में आता है, द्वितीय उपभोक्ता, और बाघ तृतीय उपभोक्ता में। अब मानव कहां आता है, तो मानव दोनों में आता है, प्राथमिक में और द्वितीयक दोनों में आता है। क्यों, क्योंकि मानव साग सब्जी खाता है तो हरा चीज को खाया तो प्राथमिक कहलाए, और कभी बकरी का जो मटन खाता है तो इसलिए द्वितीयक में आ जाएगा ना, क्योंकि इसको खाएगा द्वितीयक हो जाएगा, तो इसको भी कभी से खाया जाता है। तो द्वितीयक में मानव, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में आता है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्या पूछा, द्वितीयक में कौन आता है, भिल्ली, भेड़िया ये सभी जो आते हैं
ये द्वितीयक में आते हैं ये सब, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 हो गया, 12 नंबर सवाल देखते हैं। तृतीयक उपभोक्ता में कौन आते हैं? तो यहां पे बोल रहा है कि तृतीयक उपभोक्ता में शामिल कौन कौन है? तो आप बोलिएगा जी गुरुजी ये सब तो प्राथमिक में न है, ये होगा नहीं, ये दोनों तो प्राथमिक उपभोक्ता है। और प्राथमिक के बाद क्या है? तृतीयक उपभोक्ता ए है, और गाय बकरी हिरण क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। तो ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ऑप्शन सही 12 के हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिए। सवाल 13 है कि तृतीयक उपभोक्ता में शामिल कौन है? तृतीय उपभोक्ता में, तो ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, एक घास वाला दिया है आपको खाद्य श्रृंखला। सबसे पहले टीडा हरा होता है, हरे पेड़ पौधे होते हैं, उसको टीडा खाएगा, और टीडा को कौन खा जाएगा? टीडा को मेढक खा जाएगा, मेढक और चूहा। अब इसको कौन खा जाएगा? सांप। तो यहाँ पे घास वाला में इस प्रकार से बनता है, तो तृतीयक में कौन आ जाएगा? यहाँ पे घास आ जाएगा, करेक्ट। ये हो जाएगा प्राथमिक, ये द्वितीयक, अब तृतीयक आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो सांप तृतीयक में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। 13 हो गया सही। 14 नंबर सवाल आपके बीच में है, इसमें से बोला कि अजैव घटक, अजैव घटक नहीं है, तो अजैव घटक हो जो निर्जीव है, निर्जीव। निर्जीव पूछा, नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव आंसर। तो यहाँ पे चूहा, बिल्ली, ये तीनों क्या है? ये आपका बोला है कि ये सब जैव घटक नहीं है जी, सजीव है। तो अजैव टकरा में कोई नहीं है, तो ये सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव आंसर होगा। ये तीनों का है, जैव है, सजीव है। अब ये अजैव पूछा है तो ये सभी हो जाएगा, अजैव नहीं है, कौन नहीं है? तो तीनों अजैव नहीं है, ये सजीव है। तो ऑप्शन हो जाएगा नेगेटिव का आंसर नेगेटिव, 14 का डी करेक्ट। अगला सवाल आपके बीच में बोल रहा है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। लेकिन पहली बार पूछेगा कि पहली बार रेल कब चला, पहली बार रेल कब चला भारत में? तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को चला था। मुंबई से थाने के बीच में पहली ट्रेन चली थी, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी नाम था, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ है, पहली रेल चला था 1853 में। डलहौजी उसमें हमारे देश का गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, धनाधन बढ़ते हैं और दिमाग में आपको छापते चलते हैं। यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आप सफलता के स्वाद को चखने वाले हैं, आप सही रणनीति को फॉलो करने वाले हैं। अब इसको फॉलो कर लीजिए, आपकी जेईई परीक्षा में 120 प्लस आने वाली है, 120 का गारंटी देते हैं प्यारे साथियों। चलिए सवाल अगला है कि भारत में रेलवे लाइन की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा लंबाई तो वो है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। और जनसंख्या में भी सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, जहां पे लोकसभा के सीटें और राज्यसभा के सीटें भी सबसे अधिक है, याद रखिएगा। और विधानसभा का भी सीट सबसे ज्यादा यहीं पे है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल बोला कि भारतीय रेल में आय का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? तो इनकम का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पैसेंजर, माल ढुलाई, नौका। तो माल ढुलाई से जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सबसे ज्यादा इनकम होता है माल ढुलाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 17 का भी। अगला सवाल 18 है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहां है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन है? धनबाद है नहीं, बड़का खाना नहीं, एक कौन है प्यारे साथियों? मुगल सराय है, जिसको दीनदयाल उपाध्याय भी बोलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जो आपको है, किसको बोलते हैं? मुगल सराय को ही सबसे बड़ा यार्ड है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगले सवाल की बढ़ते हैं। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो आवास बनाता है उसको क्या बोलते हैं? जो मानव अपनी आवश्यकता के लिए बनाएगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे मानव निर्मित आवास, जो अपनी आवश्यकता के लिए बनाता है, 19 का ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 20 नंबर। जो घर लंबी समय अवधि के लिए बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जो लंबी अवधि के लिए बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अस्थाई आवास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो लंबी अवधि के लिए बनाएंगे अस्थाई आवास बोलते हैं ना। चलिए अगला सवाल बोल रहा है कि
अस्थाई आवास क्या कहलाता है? अस्थाई कहलाता है आपका तंबू, झोपड़ी भी लगाते हैं, इग्लू, तो ये सभी है। इग्लू जो है बर्फ का बनाया हुआ मकान, बर्फ का बनाया हुआ मकान क्या कहलाता है? इग्लू। याद रखिएगा एक सवाल बोलेगा कि एगो है आपको चांगपा जनजाति का जो बनाती है टेंट द्वारा मकान है, टेंट एक घर बनाती है शंकु आकार का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेबो। रेबो क्या है? एक टेंट के समान बनाया हुआ मकान चांगपा जनजाति बनाती है लद्दाख में। याद रखिएगा टेंट है जो अस्थायी के रूप में ही आएगा। याद रखिएगा बोलेगा कि चांगपा जनजाति द्वारा बनाया हुआ मकान को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रेबो। रेबो टेंट के समान होता है, शंकु आकार का। ये हो गया सही। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर सवाल आपके बीच में क्या कहता है? ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि लद्दाख किस प्रकार की रेगिस्तान है? तो लद्दाख जो आपका है ना ठंडा रेगिस्तान है। कैसा है? ठंडा, ठंडा है, शीत मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। तो कैसा है? गर्म है? नहीं, गर्म नहीं है, ठंडा रेगिस्तान है, ध्यान रखेंगे इसको। 22 का भी। अगला सवाल है, बोल रहा है कि खापाचान किस रेगिस्तान का नाम है? तो खापाचान जो है लद्दाख में, लद्दाखी भाषा में ये नाम है लद्दाख का। लद्दाखी भाषा में नाम क्या है लद्दाख का? खापाचान। क्या नाम है? लद्दाख का, लद्दाखी भाषा में, ध्यान रखिएगा। तो लद्दाख रेगिस्तान का नाम है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर सवाल आपके बीच में, मनाली और लेह मार्ग, मनाली और लेह मार्ग जो है वो पर्यटकों के लिए कब खोला जाता है? तो जब बर्फ पिघल जाता है उस समय खोला जाता है। तो जून, मई जून में नहीं, जून जुलाई में नहीं, जुलाई से सितंबर के बीच में पर्यटकों के लिए खोले जाते हैं। 24 का सी हो जाएगा करेक्ट, बिल्कुल हो जाएगा सी। ये सभी टेट एग्जाम में पूछे हुए सवाल है और आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। बोल रहा है अगला सवाल कि मेढक कैसा जंतु है? जल में ये है कि स्थलीय है कि उभयचर है? तो बेचारा दोनों में रह लेता है, ये जल में भी और स्थल दोनों के लिए है, इसलिए उभयचर में आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। 26 नंबर सवाल आपके बीच में, बतख कैसा जीव है जी? तो बतख कैसा जीव, बतख कहां रहता है? तो बतख जलीय जीव है, जल में रहने वाला जीव है। तो आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 26 का बी। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर सवाल। सवाल कहता है कि किसानों की मिट्टी, बोल रहा है किसानों की जो मिट्टी है उसको पोला बनाता कौन है? तो देखिए किसानों की मिट्टी को जो है ना, मिट्टी को पोला कौन बनाता? तो पोला बनाता आपका केचुआ है। कौन? केचुआ, जिससे मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ हो जाती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं। किसानों का मित्र किसको बोलते हैं? केचुआ को। भी आई सवाल है, किसानों को मित्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिट्टी को क्या करता है? पोला करने का काम करता है, मिट्टी को पोला करता है, जिससे क्या होता है? मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो याद रखिएगा कि किसानों का मित्र और मिट्टी को पोला करने का काम केचुआ करता है, जो ऑप्शन ए में ही करेक्ट हो जाएगा, आपका ए करेक्ट। चलिए 27 का ए ऑप्शन सही। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसान का मित्र किसे बोलते हैं? अभी तुरंत बताएं कि किसान का मित्र, बोले किसान का मित्र किसको बोलते हैं? केचुआ को बोलते हैं। केचुआ को किसान का मित्र, जो मिट्टी को पोला करता है। मिट्टी को पोला हो जाता है, इससे क्या हो जाता है? उपजाऊ हो जाता है, उपजाऊ मिट्टी हो जाता है पोला करने से। तो आपका हो जाए किसान का मित्र कौन हो जाएगा? आपका 28 का ए केचुआ, ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर सवाल आपके बीच में है, 29 नंबर सवाल आपके बीच में है, ध्यान दीजिए क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीव को उत्पत्ति करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, जनन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो बोलते हैं, जो सेक्स के पश्चात जो है ये भ्रूण बनता है और भ्रूण से 9 माह रहने के बाद इस शिशु को जन्म लेता है, वही प्रक्रिया को जनन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जनन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो आपको अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं किसके द्वारा? जनन के द्वारा, याद रखिएगा। तो 29 का ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए 30 नंबर सवाल आपके बीच में क्या कहता है, ध्यान दीजिए।
बोल रहा है आपके बीच में सवाल है, बोल रहा है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीज के ही पौधे तैयार होते हैं। तो क्या करता है, पौधा है, पौधा के ही एक कलम काट लिया जाएगा, तना है ना, तना के कलम काट के ही और उससे के जैसा ही नया पौधा तैयार कर दिया जाता है, जिसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो आपका कायिक जनन में क्या होता है, इससे बिना बीज के ही उसके पौधे के कलम को काट के और उससे नया पौधा तैयार करते हैं, जिससे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो आपका सी हो जाएगा करेक्ट, 30 का सी। तो आज का क्लास था ईवीएस का साथियों, जो बहुत महत्वपूर्ण था। और आपको जेटेट में यदि आप 120 प्रश्न लाना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद झारखंड में संविदा कर्मी शिक्षकों की बहाली होने वाली है, जहां 12,000 से लेकर 18,000 बहाली होने वाली है। तो उस बहाली के लिए आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, तो आप जेटेट पास करिए, क्योंकि जेटेट पास को मान्यता मिलने वाला है। और हम आपको जेटेट पास ही नहीं कराएंगे, 120 प्रश्न लाने का वादा देते हैं। मैंने खुद ही सीटेट पास किया प्यारे साथियों, जनरल मार्क्स में सीटेट पास करके, और हमसे पढ़े हुए लोग बिहार में शिक्षक बन गए हैं। मेरा यूट्यूब का लोगो में उनका फोटो लगा हुआ है, बीपीएससी टीचर से। अभी वीडियो आप देख रहे होंगे, उसके बाद मेरा यूट्यूब का लोगो में देख लीजिएगा, वो टीचर के रूप में बहाल है। अब आपको भी बहाली करवाएंगे। अब आपको 120 नंबर जेटेट में आएगा, क्योंकि पूरा नोट्स मिलेगा आपको, सीडीपी, वीएस मैथ, टोटल चीज का। और जेटेट का नोट्स जो मिलेगा जेसीआरटी पर पैटर्न पर मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट, और पैड ग्रुप में भी आपको डेली टेस्ट मिलेगा। ये सभी एक साथ मिलेंगे और आपको प्रॉपर गाइडलाइन याद नहीं होता है, आप भूल जाते हैं, आपको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं पता है, तो याद रखिएगा आप फेल करेंगे। क्योंकि पता होनी चाहिए कि आपको ब्लाइंड लर्निंग से पढ़िए, आप छोटा कंपटीशन हो या बड़ा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे पढ़ना है। क्योंकि आप ठिकान पढ़िएगा तो इस बार फेल करिएगा, और फेल होने से आपको बहुत खतरा है। जो विरोधी है उनको जवाब मिल जाएगा, तो उनको जवाब नहीं मिलेगा। हम आपको आपके साथ खड़े हैं। आप चाहते हैं कोर्स जुड़ना, तो नंबर दिया हुआ है, नंबर देकर उस पर जोड़ सकते हैं। और प्यारे साथियों, यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था लेकिन अब नहीं है। क्योंकि आप सही प्लेटफॉर्म को चुने, सही डायरेक्शन में चुने। एक अनुभवी शिक्षक को पढ़िए, हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। आप सफलता हाथ में है, जो आपसे जलते उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ते चले जा। आज तो जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा, आपका होगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त को चिल्ला कर देंगे। जो चीज चाहते हैं आपके अंदर मोटिवेशन पैदा कर देंगे, आपके अंदर जिंदा, आप लगता है कि आपका अंदर का मन मर गया है, तो आपको जिंदा कर देंगे। क्योंकि हमें पता है कि आप क्यों ऐसे डर रहे हैं। तो आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, आप पॉजिटिव बनिए, आपकी सफलता निश्चित है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। तो सही सोचिए, सही बनिएगा। और भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं, जो किस्मत में नहीं लिखा है, मेहनत से, कर्म से वो भी मिलता है, तो आपको भी मिलेगा। अब आपको असफलता का दौर खत्म होगा, बेरोजगारी खत्म होगी, और सफलता का स्वाद चखने वाले हैं, क्योंकि आप सही रणनीति के साथ पढ़ने वाले हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने ख्याल रखें, पढ़ें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी।